हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने 24 मई का डेली करंट अफेयर का लेक्चर। ओके, चलिए। एंड आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि अगर आप लोग डेली का रिवीजन रखेंगे तो ही आपका ये जो लेक्चर है अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। हसन शेख महमूद हैज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हसन शेख महमूद किस देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? किसके? ये सोमालिया सोमालिया देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे जो बाकी तीन तीन कंट्रीज थी, सोमालिया, घाना और साउथ अफ्रीका, तो मैंने वहां पे यहाँ पे क्या लिखा है, उन सब की राजधानी लिखी है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। और वहां की करेंसी क्या है? शिलिंग। ओके, और पीएम ऑफ सूडान कौन है? अब्दुल्ला हमडोक। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी इंफॉर्मेशन है, और ये डेली बेसिस में आपको लिखवाता ही रहता हूँ। तो इनको अपने कंट्री अपने नोट्स में अपने नोट्स में अच्छे से लिख कर नोट करके लिख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन विच सिटी इंडिया हैज होस्टेड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ's एंटी टेरर बॉडी मीटिंग। भारत ने किस देश में शंघाई सहयोग संगठन की आतंकवाद रोधी बैठक की मेजबानी की है? ओके, किस शहर में? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शहर में की है। समझ गए? दिल्ली शहर में इसकी मेजबानी हुई है। चलिए, अब देखिए जो आपका एससीओ है, आपका एससीओ फुल फॉर्म क्या है इसका? आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। इसके सचिव कौन है? जांग मिंग चीना। ओके, और इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान। ओके, तो ये समिट कहाँ कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये सब लिखा हुआ है। ओके, चलिए, और यहाँ पर रैट्स का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ओके, और 2022 में कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी हैज नोटिफाइड एज राजस्थान फोर्थ टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या इसका आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी है, रामगढ़ विषधारी को। ओके, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले देख के लीजिए, यहाँ पे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है। एनटीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और राजस्थान के टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे? श्रीसिका, रणथंभौर, मुकुंद हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी। ओके, चलिए, और छत्तीसगढ़ को फोर्थ टाइगर रिजर्व गुरु घास दास का अवार्ड भी मिला है, और तमिलनाडु 5th है आपका। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? देखिए, विच म्यूजिक बैंड हैज वॉन द बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन लास वेगास। लास वेगास में आयोजित बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स 2022 किस संगीत बैंड ने जीता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीटीएस ने जीता। और ये बीटीएस आप सबको मालूम है कि कोरियन है। ओके, और सबके सब क्या है? कोरियंस है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? ग्रीन इको ग्रुप इज सेटिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन विच स्टेट। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण ग्रीन गेको संयंत्र स्थापित कर रहा है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ओके, कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहा है। चलिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल का नाम क्या है? पैदल पुल का चेज रिपब्लिक। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास पुल कहां पर है? वियतनाम में। दुनिया का सबसे कार्बन कैप्चर का जगह कहां पे? आइसलैंड में। दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी कहां पर है? साउथ कोरिया में। दुनिया का सबसे लंबा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी कहां पर है? ओमेश को ओमकेश्वर डैम। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र कहां पे होगा?
कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होगा? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। चलिए, कभी राज्य का नाम है, कभी शहर का नाम भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद Hyundai Motor India Limited to build a robust electric vehicle charging network and accelerate the adoption of EVs across India। निम्नलिखित में से किसने एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क बनाने और पूरे भारत में ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए Hyundai Motor India Limited के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किसने की है? टाटा पावर ने की है। ओके, साझेदारी किसने की है? टाटा पावर ने की है। अगर आपको एक जर्नल इंफॉर्मेशन के रूप में मैं अगर एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, अप्लाई करना न करना वो आपके ऊपर है। देखो, ओके, अभी जो फ्यूचर है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। किसका है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ओके, और ग्रीन एनर्जी का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, उसके बाद में क्या आएगा आपका? रोबोटिक्स आएगा, रोबोटिक्स। ओके, अब देखो, अभी जैसे 4-5 चीजें हैं जहां पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर इंडिया के टॉप ब्रांड की हम लोग नाम बात करते हैं तो एक आता है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला। ओके, इलॉन मस्क। उसके बाद में अभी अपने टाटा साहेब भी इसके अंदर घुस रहे हैं। टाटा जी हो गया, अडानी ग्रुप ऑफ पावर हो गया। ओके, कभी रिलायंस भी घुस सकता है इसके अंदर। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में जिसने भी अपनी डील साइन वगैरह की है, इंटरनेट में थोड़ा रिसर्च कीजिए और मेरी बात मानिए। आप अगर मिनिमम से मिनिमम अमाउंट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके, तो आप लोग उसको बाय कर लो। देखिए, ये मार्केट में अभी इसका क्रेज नहीं है, बट आने वाले कुछ समय में अगर आप लोग किसी शेयर स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली अमीर बन सकते हो। समझ गए? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है आपका, तो स्टॉक और शेयर सही टाइम वही होता है कि हम लोग खरीद ले, और जब ये वापिस ऊपर जाता है तब वो उसको बेचने का टाइम होता है ताकि हमको उससे पैसे मिल जाए। समझ गए? तो मैं भी वही बात बोल रहा हूँ आपको, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ आपको कि आप लोग अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रख दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। जो बड़ी बड़ी टॉप की कंपनीज है, थोड़ा रिसर्च करो, देखो क्या हो रहा है उसके अंदर, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको लंबे समय का जिसका बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर यही है। समझ गए? फ्यूचर यही है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बीएसई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट of whom as the chairman of the board of directors of the company। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? बताइए किसको दी है? एस मुंद्रा जी को ये मंजूरी दी है। चलिए, क्वेश्चन, और ये बीएसई, बीएसई का मतलब क्या? हम लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में एस मुंद्रा। ओके, और इसके अभी के चेयरमैन है। इसके सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। ओके, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में मुंबई में। ओके, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अभी इसके क्या है? चेयरमैन है। और निफ्टी के अंदर कितनी कंपनी है? 50 कंपनी। निफ्टी 50 इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50 बोला जाता है। देखो, निफ्टी 50 अगर मैं आपको बताऊं ना, सबसे प्रॉफिटेबल चीज है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आरओआई, ये आपको किसके हिसाब से मिलता है? ये आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से मिलता है। अगर आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। हाँ, कभी काल को जैसे कि अगर कोविड वगैरह लग गया, कोई महामारी आ गई, तो इसका सेंसेक्स भले डाउन रहे, लेकिन नहीं तो इसका सेंसेक्स ऊपर जरूर जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में जो भी पैसा लगाया था वो पैसा इन शॉर्ट आप देश की प्रगति में लगा रहे हो। समझ गए? आप इनके 50 में से भी किसी भी एक कंपनी के अंदर अपने पैसे डाल दो और एक लंबे समय के लिए बैठ जाओ। जब स्टॉक्स का भाव बहुत आसमान छूने लगेगा तब आप लोग उसमें से पैसा निकाल लो अपना। नहीं तो आप लोग डिविडेंड में भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोग डिविडेंड लेते हो तो डिविडेंड में फायदा क्या होता है? आपका पैसा तो पड़ा ही रहेगा स्टॉक्स का, लेकिन वहां पे आपको उसके प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। समझ गए? जैसे कि अगर मैं आपने कंपनी का नाम सुना होगा कोका कोला। ओके, तो इसमें क्या मालूम है, जो उसकी सीईओ है वो साल का 130 करोड़ रुपए कमाते हैं कोको कोला में काम करके। बट जो अपने एक और है वॉरेन बफेट जी, ग्रेट इन्वेस्टर आज के टाइम पे, वॉरेन बफेट। ओके, इनकी बहुत सारी बुक भी है। वॉरेन बफेट जी केवल उसके कुछ परसेंट के
उसके केवल कितने परसेंट के, में भी 6 से 7% के शेयर है उनके पास, स्टॉक्स है, जिससे वो साल के 1300 करोड़ रुपए कमाते हैं। समझ गए आप? समझ गए? तो इतना अंतर होता है। ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर आपका कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई होता है। क्या होता है? कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 ओपनड इन विच कंट्री? ये फेस्टिवल किस कंट्री में शुरू हुआ है? ओके, इसका आंसर आप सबको पता है, फ्रांस है। और इसके जूरी ऑफ मेंबर के रूप में किसको लिया गया? दीपिका पादुकोण को लिया गया। किसको लिया गया? दीपिका पादुकोण को लिया गया है। अगर अब मैं बात करूं तो आज के टाइम पे ना बॉलीवुड से ज्यादा फेमस हो रहा है साउथ इंडियन के एक्ट्रेस। ओके, क्योंकि बॉलीवुड के जो जाने माने स्टार्स है, अब उनकी पिक्चर्स में ना वो बात रह नहीं गई है, क्योंकि अब बॉलीवुड पे गहरा ग्रहण लग गया रिमिक्स का। बहुत गहरा ग्रहण लग गया है। अगर आप लोग 1950 से लेकर 1990 1989 तक देखोगे तो शायद ही ऐसा कोई गाना मिलेगा आपको जिसका रिमिक्स ना हुआ हो। आज के टाइम के जितने गाने हैं वो सब के सब रिमिक्स इन्हीं सबके बोल से लिए गए। मतलब कि आज के सॉन्ग में ना म्यूजिक होता है लेकिन बोल नहीं होते। समझ गए? जैसे कि अगर मैं आपको वो एक सॉन्ग बता दूं, आपको मालूम होगा, तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े में, मतलब कि पूरा गाना गाना केवल एक लाइन पे खत्म कर दिया है। समझ गए? तो एक्ट्रेस के बारे में जहां तक मुझे लगता है, इनके साथ में इनके साथ में जैसे कि इनको मिस वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला हुआ है, बट इनके साथ में एक साउथ के एक्ट्रेस को भी लेना चाहिए था। ओके, चलिए, बट कोई बात नहीं, ये उनका अपना फैसला है, देखा जा सकता है। चलिए, और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जो इस फेस्टिवल में शामिल हुए थे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैकी श्रॉफ वगैरह। और पहले के पिक्चर क्या पिक्चर हुआ करते थे। ओके, तो ये आपके पुलिस कांस्टेबल वगैरह के पेपर में पूछा जा सकता है फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ओके, चलिए, या फिर जो अभी यूपी पेट का पेपर होगा उसके अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच टू क्रिकेटर्स हैव बिकम द फर्स्ट टू बी इंडक्टेड इन आरसीबी हॉल ऑफ फेम? कौन से दो क्रिकेटर आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए कौन बन गए हैं? चेरिस गेल एंड एबी डिविलियर्स। ओके, क्रिस गेल, सॉरी चेरिस नहीं, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स बन गए हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर है एबी डिविलियर्स, मतलब ऑलराउंडर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। और एक और बात बताइए, अभी हाल ही में किस क्रिकेटर का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है? उसका अभी रिसेंट का न्यूज था। जो क्रिकेट लवर होंगे उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 15th एडिशन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस? हाल ही में किस देश में विश्व वानिकी कांग्रेस के 15वें संस्करण की मेजबानी की है? किस देश में की है? बताइए किस देश में की है? ये किया गया है साउथ कोरिया में। ओके, और दक्षिण कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट का नाम बताइए। ओके, वहां के न्यू प्रेसिडेंट का नाम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड यूएसडी $350 बिलियन विच स्टेट फॉर बूस्ट हेल्थ सर्विस अंडर श्रेष्ठ प्रोजेक्ट? विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ओके, किसको दी है? बताइए। गुजरात को दी है। गुजरात को दी है। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप सब लोग देखते रहोगे कि हाल ही में गुजरात के अंदर बहुत सारी नई चीजें गई है। मतलब गुजरात का जो प्रगति है वो बहुत जल्दी विकसित हो रहा है। गुजरात की प्रगति बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। ओके, और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी गुजरात से ही रिलेटेड है। वो वहां के सीएम रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बायलैटरल है या फिर मोनोपोली कर दिया है, क्या कर दिया है, सिर्फ उसी राज्य को देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की पार्टी, अगर ध्यान से हम लोग देखा जाए तो। और जो देखिए जहां जहां पे बीजेपी की पार्टी है, परियोजना वहां पे स्टार्ट हुई है, लेकिन गुजरात में तो बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई। गुजरात के साथ बहुत सारी परियोजना, एमओयू, सब कुछ गुजरात में हो रहा है आजकल, लगभग हर बड़ी चीज। ओके, और जो आपके बाकी के साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं,
क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द ग्राम उन्नति बोर्ड? ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है बताइए? ये नामित किया गया है आपका सुनील अरोड़ा जी को। किसको किया गया? सुनील अरोड़ा जी को किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेनर टू स्केल एवरेस्ट 16 टाइम्स? निम्नलिखित में से कौन 16 बार एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला विदेशी बन गया है? कौन बन गया है बताइए? कौन बन गया है? कंटेन क्रूल। ओके, कैंटन क्रूल कूल बन गया है पहला विदेशी। अब अगर आपके यहाँ पे मैं अगर एक पर्वत का नाम और लूं तो आप सबको पता है कैलाश पर्वत हमारे देवों के देव महादेव का निवास स्थान। ओके, कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया है, जबकि जबकि ये जबकि ये माउंट एवरेस्ट से 2 किलोमीटर छोटा है, मतलब कि छोटा है उससे। लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ तो जा रहे हैं लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पा रहा है। यहाँ तक कि चाइना भी खुद हेलीकॉप्टर लेके वहां पर उतर नहीं पाया है, ऐसा माना जाता है। देखिए, अब पहली बात तो ये है कि कैलाश पर्वत हमारे अर्थ का सेंटर, पूरे अर्थ का सेंटर क्या है? हमारा कैलाश पर्वत है। ओके, फिर उसके बाद में जो एक कैलाश पर्वत है, जो ये कैलाश पर्वत है, ऐसा माना जाता है कि ये किसी एक ऊर्जा से ढका हुआ है। मतलब कि ये जो माउंटेन है कैलाश, इसके आसपास एक बहुत अच्छी ऊर्जा, मतलब कि बहुत बड़ी ऊर्जा का इसके आसपास घेरा है, जो मनुष्यों को, मतलब जो आध्यात्मिक रूप से अगर मैं बोलूं सक्षम नहीं है, वो इस पहाड़ पर कभी जा नहीं पाएगा। समझ गए? और ये तिब्बत में है फिलहाल, ये माउंटेन चाइना के अंडर में आता है। ओके, चलिए, और इसके ऊपर चाइना ने 2002 के बाद से बैन लगा दिया, चढ़ना बैन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2022 डिफीटिंग चाइना? किस देश ने चीन को हराकर उबर कैप 2022 जीता है? किस देश ने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लार्सन एंड टुर्बो? लार्सन एंड टुर्बो के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपका आज का डेली का करंट अफेयर इतना ही है, 15 क्वेश्चंस डेली के, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।